नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर का वाइस चांसलर रहा। फिर से एक बार समाचार जरा हटके कुछ समाचार मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आजकल एक सिंघम रिटर्न्स यह फिल्म की बोलबाला है। अगर और हम देखें तो भूल भुलैया 3 यह भी चल रही है। लोग पुष्पा 2 की भी राह देख रहे हैं। पर कुल मिलकर भारत के मूवीज में बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्में पिट गई। यानी अगर हम कुछ आय गत साल की देखें 2023 वाली 9,621 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई फिल्मों में जनवरी से अक्टूबर 2023। लेकिन उसी समय जनवरी से अक्टूबर 2024 में ये घटकर 8,991 करोड़ हुआ। यानी बॉक्स ऑफिस पिट गई, ऐसा हम कहे। अभी सिर्फ हम अक्टूबर 2024 की बात करें तो 994 करोड़ का इनकम बॉक्स ऑफिस पर आया। लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा दक्षिण भारत की फिल्में हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कल्कि, वो तो मूलतः दक्षिण भारत की फिल्म है, बाद में इसको हिंदी में डब किया। अमरान करके फिल्म वहाँ पे चल रही है। जो कल्कि है वो 776 करोड़ कमाई करके ले आई हिंदी और तमिल में। अमरान भी कुछ अच्छी कमाई कर रही है, स्ट्रीट 2 भी कमाई कर रही है। अमरान का 269 करोड़ का कमाई चल रहा है। लेकिन करीब 50% बॉक्स ऑफिस दक्षिण की कमाई कर रही है। आगे बढ़ते और एक चर्चा का विषय आजकल बहुत चल रहा है और वो है गौतम अदानी की कंपनियां, उसमें रिश्वत दी गई। अमेरिका की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट दिए, इसलिए भारत के स्टॉक मार्केट में हलचल हुई, बवंडर मचा। और स्टॉक मार्केट में गौतम अदानी के तो ठीक ठीक, लेकिन बाकी सारे 226 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें घट गई। लोगों को बहुत नुकसान हुआ। एक साइड हुई। दूसरी साइड देखिए कि गौतम अदानी के कंपनियों ने कुछ पैसे भारत से भी और भारत के बाहर से भी पैसा उधार लिया, ऋण लिया। उस ऋण में भारत की कुछ संस्थाएं और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसमें लगे हुए हैं। उसमें करीब 92,100 करोड़ रुपीस का बकाया गौतम अदानी के कुछ कंपनियों के पर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी नाम गिनाऊं तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऋण दिया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया। वो है 33,800 करोड़ ऑफ रुपीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं। पता नहीं क्या होगा। आगे बढ़ते। आरबीआई के हवाले से 15 नवंबर 24 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 18% घटा 658 बिलियन हुआ, जो 27 सितंबर को $705 बिलियन था।
अब ये $1 का करीब 82 रुपये से बढ़कर करीब अब 84 रुपीज़ तक पहुंच गया है। इसलिए कुछ 3 माह से आरबीआई कंटिन्यूअसली डॉलर को बेच रही है, यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर घट रहे हैं। क्यों? तो रुपए का अवमूल्यन न हो और महंगाई न बढ़े। अगर हम कच्चा माल विदेश से लेते हैं तो डॉलर चुकाने पड़ते, तो रुपया ज़्यादा जाता है, इसलिए वो और महंगा हो जाता है। इस वजह से आरबीआई अपना प्रयत्न कर रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की धरती चीन के स्मार्टफोन के लिए उपजाऊ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि बावजूद समस्याओं के चाइना के बड़े ब्रांड भारत में आराम से बेचे जा रहे हैं। जैसे उसमें शाओमी जो है, उसने अपने इंपोर्ट ड्यूटी 653 करोड़ 653 करोड़ ऑफ रुपीज ही हैज नॉट पेड। नॉट ओनली दैट, in year 2023 there was an show cause notice given by FEMA, so that also he has to answer. Still the Chinese brands are sold. Of their total production, Oppo 36% sold in India. Vivo ने कुल उत्पादन के 58% भारत में बेचा। शाओमी ने 23%। अब ये सबसे ज़्यादा है वन प्लस, उसका कुल उत्पादन में से 76% वो भारत में बेचता है। रियलमी 37% बेचता है। इसलिए मैंने कहा चाइना के स्मार्टफोन को भारतीय ज़मीन उपजाऊ है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अभी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत का नंबर विश्व में करीब अबव 60 कंट्रीज़ है। इन 60 कंट्रीज़ में भारत का 10वां नंबर है। लेकिन देखिए वैसे वो 7वां नंबर ही है, क्योंकि पहले 3 नंबर जो है वो रिक्त है। और ख़राब स्थिति किसकी है? चाइना की। उनका नंबर क्या है? 55। यूएसए का नंबर क्या है? 57। तो फिर चौथा 5वां किसका है? तो चौथा है डेनमार्क का, 5वां है नेदरलैंड का। इस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वो इंटरनेशनली तैयार किया जाता है, जिसमें हमारी स्थिति अच्छी है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू।